गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। बायोटेक्नोलॉजी शब्द से हम लोग सब परिचित हैं और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो एक हंगरियन इंजीनियर थे कार्ल इरके ने 1917 में, और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग पिग प्रोडक्शन, लार्ज स्केल ऑफ पिग प्रोडक्शन के लिए किया था। और आज भी बायोटेक्नोलॉजी जो है, अगर हम देखें तो 1970 हमने जब टर्म ही कॉइन की थी, तो बहुत ही यंग ब्रांच है बायोलॉजी की, और हम इसको ईजिली डिफाइन कर सकते हैं द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ड्रिंक, मेडिसिन और फॉर अदर बेनिफिट्स टू द ह्यूमन रेस और अदर एनिमल स्पेसीज। या हम कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके प्रोडक्ट का बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ फूड, ड्रिंक या दवाइयों के लिए, जो कि मनुष्य और एनिमल स्पेसीज के लिए लाभदायक हो। इट इज़ ए कंट्रोल यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, टूल एंड टेक्निक फॉर द बेनिफिशियल ऑफ मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हम देखते हैं कि ये आज से नहीं, ये 6000 BC पहले से ही इसका हम लोगों ने बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज़ करना शुरू किया था, जबकि सुमेरियन और बेबुलियन ने बियर बनाना स्टार्ट किया था फर्मेंटेशन से। और सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो फर्मेंटेशन के अनुसार ही हुआ, और उसके बाद बेकरी में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में इसका उपयोग होने लगा। लेकिन आज जो मॉडर्न टाइम है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का जो एरिया है वो सिर्फ इन्हीं से बेकरी या फर्मेंटेशन पे ही नहीं निर्भर है, बल्कि इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, मैनिपुलेशन, थेरेपीज, कैटालिसिस, फ्यूजन, सेंसिंग, कल्चर एटसेट्रा को भी इंक्लूड किया है। यही वजह है कि बायोटेक्नोलॉजी की जिस डेफिनेशन की हमने बात की थी वो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के पूरे स्कोप को नहीं दर्शाता, इसलिए अलग अलग सोसाइटी ने और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। IUPAC, आप लोग जानते हैं कि हम केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग पढ़ रहे हैं, तो IUPAC ने जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी वो थी द एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स एंड ऑन एनवायरनमेंट। ये 1981 में IUPAC ने दी। जबकि बायोटेक्नोलॉजी ने की जो दूसरी डेफिनेशन है जो हम ले रहे हैं वो US नेशनल साइंस फेडरेशन ने दी। बायोटेक्नोलॉजी इज द कंट्रोल यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रोऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट्स फॉर द बेनिफिशियल यूज। इसका मतलब है कि हम बायोलॉजिकल एजेंट को यूज़ करते हैं, चाहे वो माइक्रोऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सेल हो, किसके लिए, फॉर बेनिफिशियल यूज़। वो मैन के लिए हो सकता है, एनिमल के लिए हो सकता है और प्लांट के लिए हो सकता है। अगर हम इसमें जो हमने डेफिनेशन में ली, तो अदर जो ब्रांचेस इसमें बायोलॉजी की इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स, और भी बहुत सारी फिजिकल और केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस, जैसे कि हम पहले भी ले चुके हैं, मैकेनिक्स है, फ्यूज़न है, सेंसिंग है, कल्चर्स है। तो ये सारी ब्रांच का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, और इससे हम लोग बहुत सारे यूज़ में लेते हैं। क्योंकि हमने बात करती कि जब हम पहले ही इस्तेमाल करते थे वो टोटली बियर बनाने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, या हमारे घरों में रोटियां, ब्रेड बनाने के लिए बेकिंग में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज इसका इस्तेमाल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फूड, डेयरी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल इंडस्ट्री, इन सब के अंदर होता है, और इसलिए हम इसको वेरियस एरियाज़ में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर, फर्मेंटेशन, बायोमास एनर्जी, और भी बहुत सारी, जैसे विटामिन
production of vitamins, enzymes, antibiotics, interferons, hormones, biofertilizers, monoclonal antibodies, bioenergies, वैक्सीन्स, अल्कोहल, मेडिसिन्स और बहुत सारे प्लांट जो है प्लांट को डिजीज़ वेरिएंट वैराइटीज़ बनाने में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार करने में, यहाँ तक कि अब तो साइंटिस्ट जो हैं वो इसके द्वारा आर्टिफिशियल ब्लड बनाने में भी कामयाब हुए हैं। अगर हम इसके स्कोप देखें तो ये हमने एक ट्री के हिसाब से दिखाया हुआ है। इसके अंदर जो रूट्स हैं, मीन्स ये बेस जो है बायोटेक्नोलॉजी वो किस पे है, केमिकल एंड एनर्जी है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस भी है। और नेचुरली जब हम लार्ज स्केल पे आते हैं तो अगर जब तक उसका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं हो तो वो हमारे लिए बेमानी है, इसलिए इसमें इकोनॉमिक्स भी आता है। ये बायोटेक्नोलॉजी के बेस हैं, आधार हैं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बहुत सारी नई बीमारियां जो कि डीएनए की म्यूटेशन से या डीएनए में बदलाव से हो सकती हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। प्लांट की हम लोग सेल कल्चर टेक्निक से बहुत अच्छी वैराइटीज़ बना सकते हैं और बहुत सारे डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हम डेवलप कर सकते हैं। फर्मेंटेंट टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम बियर्स है, अल्कोहल है, ये सब का यूज़ कर सकते हैं। बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग है, बायो माइनिंग भी है, मीन्स हम लोग अवशेष देख के या जीवाश्म देख के बता सकते हैं कि नीचे इसमें बायोफ्यूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी का एक यूज़ है। एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी है। आज बहुत सारे पोल्यूशन जो है वो हो रहा है, तो ये जो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं उसका में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और वेस्ट यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो बहुत ही जल्दी रीयूज़ के लिए या रिसाइकल्ड हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी से वेस्ट प्रोडक्ट को मिनिमम कर सकते हैं या फिर हम बायोडिग्रेडेबल बना सकते हैं। फूड एंड फीड टेक्नोलॉजी, इसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इतना सारा उपयोग देखते हुए भारत सरकार ने बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो खोल रखे हैं, प्लस जिसमें से मुख्य तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST है। दूसरा जो है वो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड है जिसे हम NBT भी कहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के ही कार्य कर रहे हैं, जिसमें से मुख्यतः इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद है, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद है, सारे IITs हैं, नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसोर्स न्यू दिल्ली है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे। आप लोगों ने इसका नाम तो अभी बहुत सुना होगा, क्योंकि सर्वप्रथम जो भी कोविड की जांच हो रही थी, कोविड-19 की, वो सारी की सारी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे में ही हो रही थी। और उसके बाद बाकी सब राज्यों में इसके सेंटर खुले और उसके बाद बाकी जो है इन्होंने ट्रेंड किया, तो बाकी जगह भी इसकी जांच होने लग गई। आज तो हम सब पूरे देश में बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे कोविड-19 की जांच हो रही है, क्योंकि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है वो टोटली वायरस पे डिपेंड है। इसमें सारा वायरस पे ही कार्य होता है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट लखनऊ, मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। ये तो कुछ नाम है, आज बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस पर कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारी एजेंसीज हैं जैसे DBT, DST, CSIR, ICAR, ICMR, IRA, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में इसी बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, क्योंकि ये तो बहुत ही यंग ब्रांच है और दूसरा ये अप्लाइड ब्रांच है। इसके अंदर हम सीधा मनुष्य को लाभ पहुंचाने वाली
जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लांट के लिए करें चाहे वो एनिमल की स्पेसीज की गुणवत्ता सुधारने में करें। ये हमारा स्कोप था। अब नेक्स्ट चैप्टर हम इसका लेंगे, इसमें हम कौन कौन सी ब्रांच में क्या क्या कार्य होते हैं। थैंक्स।